नमस्कार श्रोताओं, प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से जल के मामले में भारत सौभाग्यशाली है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। परंतु ऐसी स्थिति में भी अगर देश के सामने सूखा, अतिवृष्टि जैसी आपदाएं जल संकट के रूप में उपस्थित हों तो निश्चित ही इसका कारण प्रकृति नहीं बल्कि हम शायद स्वयं ही हैं। ये चिंताएं हम सबकी हैं और सरकार की भी हैं। बीते 2 वर्षों में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बहुत तेज गति से पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में काम किया है। आज इस कार्यक्रम में इन्हीं विषयों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती जी से। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। देश में जल संसाधन के कुशल प्रबंधन की दिशा में बीते 2 वर्षों में जो आपके मंत्रालय की बहुत विशेष जो उपलब्धियां रही हैं उस पर सबसे पहले एक दृष्टि डालना चाहेंगे और उस पर चर्चा आपसे करना चाहेंगे। भारत सरकार ने आज से करीब 12 साल पहले, और जब हमारी सरकार 2014 में 10 साल पहले एक नदी जोड़ो योजना का प्रोग्राम बना था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे। उस पर विचार तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उसको एक कार्यक्रम में बदलने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में। लेकिन बाद में वो रिपोर्ट सबमिट हो गई थी और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में जमा हो गई थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। फिर जब हमने चुनाव लड़ा तो हमारे मैनिफेस्टो में वो बात आई। फिर उसके बाद मोदी जी ने जब कैंपेन किया तो ये बात देश की जनता को कही कि हम नदियों को जोड़ेंगे और जल प्रबंधन करेंगे ताकि जहाँ सूखे की समस्या है वहाँ पर वो पानी लाया जाए जहाँ बाढ़ की समस्या है। जब राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण हुआ, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, तो उसमें भी नदी जोड़ो योजना प्राथमिक तौर पे आई। उसके बाद हमारे मंत्रालय ने इस पर काम शुरू किया और इसमें हमने 31 लिंक जो चुने हुए हैं उसमें मुख्यतः जो लिंक आसानी से अभी शुरू हो सकते हैं वो हमने अलग किए, और जिसमें केन बेतवा अब लगभग किसी भी समय शुरू होने की स्थिति में आ गया है। अगर हमने ये 31 लिंक पूरे कर लिए तो 35,000 मेगावाट पावर का जनरेशन और 34 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई, तो एक प्रकार से भारत की जितनी कृषि योग्य भूमि है वो सब सिंचित हो जाएगी, लगभग 90%। ये लक्ष्य हमें उससे प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं 99 प्रोजेक्ट। अच्छा, 1995 में AIBP प्रोग्राम बना था, यानी तेज गति से सिंचाई की क्षमताओं का निर्माण करना, लेकिन अधिकतर प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं हुए, और अगर पूरे हुए भी तो उनके लक्ष्य पूरे नहीं हुए। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने के लिए है तो वो सिर्फ 20,000 हेक्टेयर ही सिंचित करके रह गया। हमने प्लान किया, प्रधानमंत्री जी ने सूखे की आशंका को 2 साल पहले ही भांपा और उन्होंने कहा कि पहले नए प्रोजेक्ट लेने की जगह पर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करो, और इसमें हमने 99 प्रोजेक्ट तैयार कर लिए हैं, जिसमें से 23 प्रोजेक्ट हम 2017 में, बाकी के और 23 प्रोजेक्ट हम 2018 में, और शेष पूरे के पूरे प्रोजेक्ट हम 2020 में पूरे कर लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि गवर्नमेंट फंडिंग पर हम आश्रित रहें ऐसा नहीं है जी। हम ओपन मार्केट से ले सकते हैं, नाबार्ड से ले सकते हैं, और राज्यों में खास करके जिनमें सूखा पड़ा हुआ है और सूखा पड़ता रहता है उनको हमने प्रायोरिटी पे लिया है। उनको हमने कहा है कि आप हमें सिर्फ फाइनेंशियल कंकरेंस दे दीजिए तो हम अपनी राशि आपको रिलीज़ कर देंगे ताकि आप शुरू कर सकें, और फिर आपको अपने लिए पैसे की व्यवस्था करने में कठिनाई हो तो आप लोन ले सकते हैं, हम उसमें आपका सहयोग कर देंगे। और अगर आपने टाइम पे टारगेट पूरा कर दिया और सिंचाई की 100% क्षमता का निर्माण कर दिया तो ये भी इंसेंटिव हो सकता है कि आपका पैसा हम ही चुका दें जी। और इस तरह से 8 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को 2020 तक सिंचित करना और उसमें पीने के पानी की व्यवस्था का भी निर्माण करना, गांव के पास है तो गांव के लिए, शहर के पास है तो शहर के लिए, ये हमने लक्ष्य बनाया है। गंगा को हमने अविरल और निर्मल बनाने का जो लक्ष्य बनाया है उसमें 2016 अक्टूबर में निर्मलता का फेज़ 1, 2018 अक्टूबर में निर्मलता का फेज़ 2 और 2020 में अविरलता और निर्मलता का लास्ट फेज हम दिखा देंगे। तो ये जो नमामि गंगे अभियान है ये आपके बहुत दिल के करीब है, बहुत तत्परता से, प्रतिबद्धता से इसके बारे में तमाम हम लोग चर्चाएं सुनते रहते हैं आपकी तरफ से। इसमें अलग अलग जगह कुछ नए तरह के प्रयोग किए गए हैं। उसके जो प्रदूषण है गंगा के जल का, जो उसमें तमाम तरह के पूरे उसके रास्ते में, उसके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से बताएं। गंगा का काम वाकई बहुत चुनौतियों से भरा है जी, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, और मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि ये इतना जटिलता से भरा हुआ था कि ये हो नहीं सकता था अगर पीएमओ साथ ना होता। देखिए कितने सालों पहले इसकी शुरुआत हुई थी, कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। ये शुरू हुआ था 85 में, गंगा एक्शन प्लान 1, हाँ, जिसको गैप 1 कहते हैं, वो शुरू हुआ था। दैट वाज इन 1985।
तब से लेकर के 2014 तक करीब 4,000 करोड़ खर्च हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से खर्च हुआ है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ सका, क्योंकि गंगा अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री का एक हिस्सा थी गंगा के लिए एसटीपी लगाना जी। तो जो फंडिंग पैटर्न था वो 70-30 के रेशियो का था, जिसमें 30% राज्य को देना था, 70% केंद्र को देना था। तो राज्य ने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाया तो एक तो अप्रूवल में ही समय लगा, अप्रूव्ड हो गया तो राज्य को 30% अपना खर्च करना, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना, फिर केंद्र अपनी राशि रिलीज करेगा। ऐसा हो गया कि 14-15 साल लगे किसी प्रोजेक्ट को पूरा होने में, और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई या लाइट वहाँ स्टेट में लाइट आनी कम हो गई तो वो चला ही नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, मुझे प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है कि हमें अतीत से सबक ही लेने हैं। मैंने यही सबक लिया है अतीत से कि हमें गंगा के ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाने हैं जो बहुत देर लगें रिजल्ट लाने में। दूसरा, हमें एक मॉनिटरिंग का सिस्टम रखना है कि बना के कोई चीज़ खड़ी कर दी तो वो चल भी पा रही है कि नहीं पा रही, उसका ध्यान रखना है। इसलिए वो 4,000 करोड़ में कह सकती हूँ कि गंगा में बह करके किनारे पर लग गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। अब हमको 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट फंडिंग हुई है, हमें पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के धैर्य से प्लान कर रही हूँ ताकि जो भी चीज़ हम बनाएं वो कम से कम 30-40 साल तक तो चलती रहे। तो इस दिशा में कुछ क्या विशेष काम हुए हैं इन 2 सालों में? इन 2 सालों में सबसे पहले हमने नीरी को प्रोजेक्ट दिया, जो हमारा वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का नागपुर में, कि आप ये बताइए कि गंगोत्री से गंगा सागर तक जो पानी जाता है वो कहाँ कहाँ उसकी क्वालिटी बदलती है, क्योंकि गंगा को एक विशेष प्रॉपर्टी वाली नदी माना जाता है जिसके पानी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दुनिया की और किसी नदी में नहीं है, जिससे कि उसका जल कभी सड़ता नहीं है, उसके जल में प्रदूषण नहीं होता, और बल्कि वो जल दूसरे नदी के जल में डाल दिया जाए तो वो नदी का जल भी साफ हो जाता है। मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं है कहने की गंगा के महात्म्य के लिए, लेकिन अकबरनामा में उसने खुद लिखा कि गंगा जल या तो मैं गंगा जल पीता हूँ या फिर दूसरा पानी हो तो उसमें गंगा जल डाल के पीता हूँ। और उसका कारण धार्मिक आस्था नहीं है, उसका कारण उसने कहा गंगा जल की ये विशेषता है कि वो दूसरे पानी में भी डाल देंगे तो साफ हो जाएगा। ये जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी गंगा की, ये कहाँ कहाँ किन किन कारणों से घटी और बढ़ी या नष्ट हो गई, इसकी रिपोर्ट नीरी तैयार करे। हमने सबसे पहले नीरी को इसके लिए एंगेज किया। फिर मैंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो FRI है देहरादून का, जो एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जी, मैं तो कहूँगी एक ऐसा मेगा इंस्टीट्यूट मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। अच्छा। उनको मैंने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक वो कौन से पेड़ थे जो कैचमेंट एरिया बना के रखते थे गंगा का, अच्छा, उसकी DPR बना के आप हमें दीजिए। तो हमने पानी की क्वालिटी, किनारे के पेड़, फिर एक्वा लाइफ कि गंगा में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ थी, मछलियों की, डॉल्फिन्स की, कछुओं की, जो नष्ट हो गई हैं। अगर वो नष्ट हो गई हैं तो जब तक वो प्रजातियाँ वहाँ नहीं पनपेंगी इसका मतलब गंगा वहाँ ठीक नहीं है फिर। तो वो रिपोर्ट भी अब बिल्कुल तैयार है, वो हमने सिफरी को उसका काम दिया। तो इस तरह से सिफरी को काम दिया, नीरी को काम दिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को काम दिया। फिर आए हम इस पर कि घाट कितने बनने हैं, शमशान घाट कितने बनने हैं, स्नान घाट कितने बनने हैं, और जो अर्बन और रूरल एरिया की जो गंदगी नालों के द्वारा गंगा में जा रही है उसके लिए छोटे कैपेसिटी के STP कितने लगने हैं, बड़ी कैपेसिटी के STP कितने लगने हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लगने हैं, और उनका फाइनेंशियल मोड क्या होगा, उसका कैबिनेट का अप्रूवल हुआ। और मुझे लग रहा है, जो मैंने आपको पहले ही कहा, कि फ़ेज़ 1 2016 अक्टूबर में और फ़ेज़ 2 2018 अक्टूबर में हम दिखा देंगे। इसमें 20,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ हम पुरानी लाइबिलिटीज़ को पूरा करेंगे। अच्छा। वो जो 4,000 करोड़ का जो काम है उस पर अगर हम 7,000 करोड़ और लगा देंगे तो वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए 7,000 करोड़ हम उस पर लगाएंगे, 8,000 करोड़ हम नए इनिशिएटिव्स पर लगाएंगे, और 6,000 करोड़ में ये जो अन्य काम हैं जिसमें पेड़ लगने हैं, जिसमें कि घाट बनने हैं और अन्य काम होने हैं ब्यूटिफिकेशन के, इसके साथ साथ में लोगों के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं होनी हैं, उन सुविधाओं का निर्माण होगा। लेकिन मैं अंत में एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बात बहुत दूर तक आपके रेडियो के द्वारा पहुँच रही है, और वो मैं ये कहूँगी कि गंगा को साफ रखना सरकार का काम है ही नहीं। सरकार अगर ये पैसे खर्च कर रही है तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। उसमें हमने जिस प्रकार का अर्बनाइजेशन होने दिया, जिस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने दिया, उसी का परिणाम है कि गंगा खराब हुई है। हमने आपत्तियां नहीं की कि इंडस्ट्री का केमिकल क्यों जा रहा है नदी में, हमने आपत्ति नहीं की कि सीवेज की गंदगी क्यों जा रही है नदी में, इसलिए हमने पाप किया है। और ये जो 24,000 करोड़, 4,000 करोड़ पुराने और 20,000 करोड़ नए, ये जो सरकार के खर्च होंगे, ये एहसान नहीं है गंगा पे,
बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित है। लेकिन असली चीज़ तो वो थी कि समाज था जिसने गंगा को साफ रखा था लाखों साल से, और आगे भी मुख्य जिम्मेवारी उसी की होगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। राष्ट्रीय स्तर पर एक्वाफर अभियान पर भी आपका मंत्रालय काम कर रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश में जो जल संसाधन उपलब्ध हैं उनकी मैपिंग की जाती है और इससे निश्चित रूप से योजनाएं बनाने में, उनके क्रियान्वयन में बहुत मदद मिलेगी। आम जनता को भी समय रहते आप मदद पहुंचा पाएंगे। इस दिशा में किस तरह का काम हुआ है और क्या आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया है। अभी भारत में पुराने जो राज्य थे जो पानी की कमी से पीड़ित थे हमेशा से प्राकृतिक तौर पर, उन राज्यों का तो हाल खराब हुआ ही। जिन राज्यों का पानी का टेबल बहुत ऊंचा था, वो राज्य के भी 70% जो कृषि योग्य भूमि है उसका ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है, डार्क जोन हो गए हैं पंजाब में और हरियाणा में। बिल्कुल, ये तो नए हैं और पुराने वाले तो सफ़र कर ही रहे थे। इसलिए अब हमको 60 करोड़ की जगह पर 6000 करोड़ फंडिंग की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, वाटर टेबल को ऊपर लाने के लिए पहले हम एक्वाफर मैपिंग करेंगे, फिर एक्वाफर रिचार्ज करेंगे, और इसमें हम मनरेगा को भी साथ में संयुक्त करेंगे, और एक जल क्रांति अभियान भी चलेगा। पेड़ों को लगाना, और ऐसे पेड़ों को लगाना जो पानी को खींच के नीचे ले जाएं। और सबसे बड़ी बात है, हम एक बार पूरे देश की एक्वाफर मैपिंग करके जब देंगे तो हम राज्यों से अनुरोध करेंगे कि वो फसलों के पैटर्न को बदले। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। आपसे जानने की उत्सुकता हो रही है कि जो एक डैम रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, तो क्या आपके नज़रिए से आज बड़े बांधों की आवश्यकता है जहां जल संचयन किया जा सके, जो कि हमें आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग हो सके? ये केस टू केस बेस पे आएगा। हमारे यहाँ पर एक बहुत ऐसा एक एम्बिशियस प्लान हमने लिया है, जिसके लिए राज्यों ने भी हमें अपनी सहमति दी है रिहेबिलिटेशन की। ये तो पुराने डैमों की सेफ्टी को सुनिश्चित करना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे भविष्य में हमें बड़े डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, ये जगह पे तय होगा। अब जैसे ब्रह्मपुत्र है, आज ब्रह्मपुत्र अरुणाचल और असम में बाढ़ का कारण बनता है, और अगर आप कैलकुलेट करें कि ब्रह्मपुत्र से आई हुई बाढ़ के कारण असम और अरुणाचल का कितना नुकसान होता है हर वर्ष, और आप लगभग 60-70 साल का कैलकुलेशन करें तो आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा नुकसान करता है। बिल्कुल। अगर उस ब्रह्मपुत्र पर हम एक बड़ा डैम बना करके और बाढ़ का अगर हम निदान कर सकते हैं, उससे हम पावर जनरेशन कर सकते हैं, और इसको हम सुनिश्चित कर लें कि जो मिडिल सियांग का एक प्रपोजल मैंने दिया हुआ है, सियांग वैली में पहले 2 प्रपोजल थे पावर मिनिस्ट्री के, अब मैंने उनकी जगह पर मैंने कहा कि एक को हम रखें। तो ऐसी जगह पर तो बड़े डैम की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ नदियाँ विनाशकारी हो जाती हैं, उनकी बाढ़ विकरालता का रूप धारण कर लेती है। वहाँ भविष्य में किसी भी जन जीवन को संकट में डालने के संकट के बारे में सुनिश्चितता करके अगर हम कोई डैम बना सकते हैं तो बनाना चाहिए, अन्यथा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब तो नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है और कई प्रकार से हम सिंचाई भी कर सकते हैं, तो ड्रिप का, स्प्रिंकलर का, अब तो वो आ गया है और उसके लिए हम तैयार हैं। हम ऑलरेडी हम तय ही कर रहे हैं कि अधिकतर प्रोजेक्ट में हमने अभी भी कहा है राज्यों को कि अगर हो सके तो आप इस टेक्नोलॉजी पे आ जाइए कि कम पानी में आप ज़्यादा सिंचाई कैसे कर सकते हैं। और अगर ये प्रेशर टेक्नोलॉजी में अगर आ गए तो लगभग 30-40% पानी हम बचा सकेंगे, और इसका परिणाम निकलेगा कि वो पानी हम नदियों में छोड़ेंगे और नदियाँ भी रिजुविनेट होंगी। एक बात बहुत महत्वपूर्ण आप कहती भी हैं और आज भी आपने चर्चा की उसकी, कि जन सहभागिता बहुत आवश्यक है जल को बचाने में और जल के कुशल प्रबंधन में। एक आपने इसी उद्देश्य से कोई मोबाइल ऐप भी इस तरह का लॉन्च किया है मंत्रालय की तरफ से, जिसमें लोगों की सहभागिता हो सकती है सीधे सीधे? वो भी किया है, गंगा के लिए भी किया है जी, और इसके लिए भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये बात कही ही है कि बूंद बूंद पानी बचाइए, और मैं मौका नहीं छोड़ूंगी ये कहने का, और मैं इसका लाभ उठाऊंगी कि मैं नेता नहीं हूँ, सन्यासी भी हूँ, तो मैं कुछ बातों को कहने में डरती नहीं हूँ, संकोच नहीं करती हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जिसको जनता को ज़्यादा करना पड़ता है, सरकार को कम करना चाहिए वो काम, जिसमें मानती हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये जनता को ज़्यादा करनी चाहिए। ग्राउंड वाटर ज़्यादा उसको खींचा ना जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। सरफेस वाटर गंदा ना हो, इसका ध्यान जनता और सरकार दोनों को रखना चाहिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अधिकतम जो है वो जनता को करनी चाहिए। तमिलनाडु में इसका प्रयोग भी हुआ है, आपको पता होगा। इसलिए पानी और नदी तो विषय ही ऐसे, अगर आपको पता हो प्रधानमंत्री जी ने जो अपना पहला भाषण दिया था पार्लियामेंट में, पहली स्पीच उनकी जो थी, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी आपको याद है? उन्होंने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई में कितने लाखों लोग कुर्बान हुए, लेकिन आज़ादी तब मिली जब आज़ादी जन आंदोलन में बदल गई। तो उन्होंने कहा इस देश में विकास भी तब आएगा जब विकास जन आंदोलन में बदलेगा, और जन आंदोलन में विकास को बदलने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
वो है पानी को बचाना, वो है नदियों को साफ रखना। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट को जन आंदोलन बनाने के लिए वाटर सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। निश्चित रूप से, और हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जल नहीं है तो ये तो कहते हैं कि ये तो मुझे लगता है कि मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है कि मैं ये बात कहूँ। ये तो एक सामान्य बालक भी समझता है। चितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, 5 तत्वों से मिलाकर के ही शरीर बना है, लेकिन सबसे प्रमुख तत्व जल है। बिल्कुल। आप देखिए, जब अपन स्पेस के किसी ग्रह का स्टडी करते हैं कि वहाँ लाइफ थी या नहीं, तो किस एलिमेंट से करते हैं कि वहाँ पानी था। बिल्कुल। तो अगर वहाँ पानी था तो इसका मतलब पहले कभी वहाँ पर जीवन था, यही बोलते हैं ना। तो जीवन के होने की जो निशानी है वो 5 तत्वों में भी पानी मानी गई है मुख्यतः। बिल्कुल सच बात है। एक जल का संरक्षण एक ऐसा विषय है जिसमें राज्यों की बहुत सहभागिता की आवश्यकता है। राज्यों के साथ एक तालमेल बनाना एक बड़ा काम है निश्चित रूप से, क्योंकि इतना विशाल देश है, इतने सारे राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं, अपनी सोच हो सकती है। तो इस दिशा में किस तरह के प्रयास आपकी तरफ से हुए, भविष्य के लिए क्या सोचा है? इस दिशा में मैंने सबसे पहले जैसे ही मैं मंत्री बनी तो मैंने एक जल मंथन किया। कार्यक्रम का नाम रखा जल मंथन, और उसमें सभी राज्यों के मंत्रियों को बुलाया, इरिगेशन मिनिस्टर्स को और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, और अधिकतर आए। और मैंने उनको कहा कि हम उन चीज़ों को ठीक कर लें जिन चीज़ों से देरी होती है, क्योंकि मैंने ये देखा कि पानी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बहुत देरी होती है और उसके कारण बजट दुगना व तिगुना हो जाता है। जो प्रोजेक्ट 7 साल में पूरा होना वो 20 साल में पूरा नहीं हो रहा। वो अगर 10,000 करोड़ में पूरा होना था तो उसका मिला के 25,000 करोड़ हो रहा है। जब मैंने ये ट्रेजेडी देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम छोटे रास्ते निकालें, और इसमें मैंने पहला जल मंथन किया और उसमें हमने शॉर्ट लिस्टिंग की कि कैसे हमें अप्रेजल के टाइम कम करने हैं। फिर जल मंथन पार्ट 2 किया है इस साल, मतलब ये साल लगने से पहले, तो पिछले साल कह सकती हूँ। जल मंथन पार्ट 2 किया, और जल मंथन पार्ट 2 में ही तो हमने 99 प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट किए हैं। और इसमें आपको खुशी होगी सुन के कि हमने उसके टाइम कैसे कम किए। मेरे अधिकारियों ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य ने प्रोजेक्ट बनाया, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन ने उसका अप्रेजल किया, तो इसमें डबल टाइम लगता था। तो मैंने कहा अब ऐसे नहीं होगा, जो रीजनल सेंटर हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के, उनके इंजीनियर साथ जाएंगे, स्टेट के इंजीनियरों के। अच्छा। और साथ जाकर के एक साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने 6 महीने तो उसी में काट दिए फिर, और उससे कम हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर भी एक टीम बना दी है, टास्क फोर्स, कि उसने उसको देखा, रिव्यू किया, ओके किया। तीसरी बात क्या होती थी, राज्य सरकार पहले अपना खर्चा कर दे तब हम अपना भेजेंगे। हमने कहा नहीं, उनकी फाइनेंशियल कंकरेंस आ गई है, इसके बाद हम अपना पैसा रिलीज़ कर दें। फिर अगर उनको अपना पैसा जुटाने में दिक्कत आ रही है तो हम उनको लोन दिलवाने में भी हेल्प करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, फिर मैं यहाँ प्रधानमंत्री को ही अपना गुरु बताऊंगी। जैसे डेवलपमेंट में उन्होंने कहा ये भी एक जन आंदोलन है, इसी प्रकार से उन्होंने जो एक बात कही कि टीम इंडिया की तरह काम करो, और जब ठीक चुनाव के 6 महीने रह जाएं तब जरूर आप पॉलिटिक्स करो, अन्यथा आप सब मिलके काम करो, राज्य और केंद्र मिलके। इसमें जल संसाधन मंत्रालय ने तो इसको गुरु मंत्र के तौर पे माना कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो राज्यों के साथ मिलके काम करना है, तो हम मिलके काम कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई और बहुत सारी शुभकामनाएं भी, और बहुत बहुत आभार उमा जी आपका इस बातचीत के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद।